हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। इस एनसीईआरटी की जो श्रृंखला चल रही है, क्लास 6 से एनसीईआरटी में ज्योग्राफी शुरू की थी। उसमें हमने पिछला चैप्टर पढ़ाया था, जो चैप्टर नंबर 1 था, सौरमंडल पृथ्वी। वो चैप्टर हो गया था। उसके एमसीक्यू ही आपको जल्दी से मिल जाएंगे कि उस बेसिस पे जो एमसीक्यू बनते हैं वो आपको मिल जाएंगे। आज हम चैप्टर इसका जो दूसरा चैप्टर है, ग्लोब अक्षांश और देशांतर, इसको पढ़ेंगे और इसके बेसिस पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको देखेंगे। देखिए, सबसे पहली बात यहाँ पर आती है ग्लोब। तो ग्लोब क्या है? आपने देखा होगा कहीं न कहीं ग्लोब को ज़रूर ही देखा होगा, स्कूल में देखा होगा, किसी शॉप पे देखा होगा। तो उसमें ग्लोब क्या है, अगर इसकी बात करें, फिर देखते हैं अक्षांश और देशांतर क्या है। देखिए, ग्लोब के बारे में एक बहुत सिंपल सी बात है, ग्लोब क्या है? तो ग्लोब एक 3D मॉडल है, 3D मॉडल है पृथ्वी का 3D मॉडल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें पृथ्वी देखना है, तो हम एक साथ पृथ्वी को नहीं देख पाते हैं, लेकिन उसको समझने के लिए हम ग्लोब देख सकते हैं कि ग्लोब यहाँ पर आप देख सकते हैं बना हुआ है। और ग्लोब को हम घुमा भी सकते हैं, इसको मूव मतलब कि इसका रोटेशन भी करवा सकते हैं, जैसे कि अर्थ करती है अपने एक्सिस पर। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक 3D मॉडल है किसका? पृथ्वी का। यहीं पर एक बात समझनी है कि जो मानचित्र होता है, यानी कि जो मैप होता है, मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस है? देखिए, आपने अगर मैप देखा होगा, तो मैप में देखा होगा कि पूरी अर्थ को हम एक साथ देख पाएंगे, मतलब कि इस ग्लोब पर जो भी महाद्वीप, महासागर, जो भी देश है, हम एक साथ नहीं देख पाते। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर देखिएगा कि ये अगर ग्लोब है, इस तरीके से ग्लोब मानते हैं, तो अगर जो चीज इस साइड में दिखेगी वो इसके अपोजिट साइड में नहीं दिखेगी। जैसे एग्जाम्पल में कि सामने यहाँ पर देखिएगा इंडिया दिख रहा है, लेकिन इंडिया के पीछे क्या है, कौन सी कंट्री है, कौन सा कॉन्टिनेंट है, वो हमें नहीं दिखता। तो हम इसमें एक साथ में पूरी अर्थ को नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आप मैप देखेंगे, तो मैप आपके सामने बिल्कुल फ्लैट होता है, 2D होता है, और उसमें सब कुछ एक साथ दिखाई देता है, कौन से अक्षांश कहाँ पे, कौन से देशांतर कहाँ पे है, कौन सी कंट्री कहाँ पे है, कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे, वो सारी बातें यहाँ पे दिखाई देती हैं। तो ग्लोब क्या है? ग्लोब एक 3D मॉडल है, अर्थ का 3D मॉडल है, जिसको समझने के लिए बनाया गया है। दूसरी बात, अक्षांश और देशांतर क्या है? देखिए, ये चैप्टर अक्षांश देशांतर पर ही है, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी एक बात समझ लेते हैं, अक्षांश और देशांतर क्या है। तो ये समझ लें कि ये दोनों काल्पनिक रेखाएं, काल्पनिक रेखाएं हैं जो कि अर्थ पर बनी हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं जो कि अर्थ पर बनी हुई हैं। ठीक है, ये दोनों काल्पनिक रेखाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इस चैप्टर को प्रॉपर पढ़ते हैं और जो भी चीजें होंगी हम समझेंगे इसमें क्या है। देखिए, ग्लोब हमने बताया कि ये अर्थ का 3D मॉडल है, और यहाँ पर आपको ग्लोब दिखाई दे रहा है। अब अगर इसकी तुलना हम पृथ्वी से करें, तो पृथ्वी एक ग्रह है, जैसा कि पिछले चैप्टर हम लोगों ने पढ़ा था कि पृथ्वी एक ग्रह है, और जितने भी ग्रह होते हैं वो अपने अक्ष पर गति करते हैं। इस गति को बोलते हैं परिक्रमण। परिभ्रमण और परिक्रमण हम आगे दोनों में अंतर समझेंगे। देखिए, परिभ्रमण और परिक्रमण में एक बात समझना ये है, दोनों में अंतर क्या होता है। जब अर्थ यानी पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये इसका अक्ष है, ये इसका अक्ष है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है तो उसको घूर्णन गति कहते हैं, घूर्णन गति कहते हैं, और इसी को परिभ्रमण भी कहते हैं, इसको इंग्लिश में रोटेशन बोलते हैं। परिभ्रमण भी कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं? रोटेशन। यहाँ पर पहला सवाल है कि अक्ष क्या है। देखिए, अक्ष भी एक काल्पनिक है। जैसे अर्थ है, तो अर्थ पे ऐसा थोड़ी ना है कि पूरी गोल अर्थ है, बीच में एक रॉड पड़ी है, उसके आसपास घूम रही है, ऐसा नहीं है। यानी अर्थ है, अर्थ का जो रोटेशन है, यानी कि अपने एक्सिस पर मूवमेंट है, इसको एक्सिस बोलते हैं। एक्सिस का पर जो मूवमेंट है, गति है, वो जिस अक्ष पर मूव करती है, या जिसके सहारे वो घूमती है, वो काल्पनिक लाइन क्या है, वही अक्ष होती है। और सबसे बड़ी बात, ये जो अक्ष है यानी एक्सिस है, ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये जो अक्ष है, ये कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। इसका झुकाव कितना है? 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री इसका झुकाव है। तो अक्ष क्या हो गया? अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है, जिस पर ये ग्लोब घूमता है, या ये बोल सकते हैं जिस पर ये अक्ष यानी पृथ्वी घूमती है। ठीक है, यहाँ पर हम लोगों ने अक्ष देख लिया। दूसरी बात हमने बताई कि जो अक्ष पर पृथ्वी का घूर्णन है, यानी कि जो परिभ्रमण है, वो किस दिशा से किस दिशा में होता है? तो पश्चिम से पूर्व है, मतलब कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है।
यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। या पृथ्वी अगर मान ली तो ये कुछ कैसे घूमेगी, ये पृथ्वी इस तरीके से घूमेगी, पश्चिम से पूर्व एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमने समझ लिया यहाँ पर कि जो ग्लोब है, ग्लोब एक 3D मॉडल है। इस 3D मॉडल के माध्यम से हम समझेंगे कि पृथ्वी पर कौन-कौन सा महाद्वीप है, कौन-कौन सा देश है, कौन-कौन सा महासागर है, कौन-कौन सी चीज़ें हैं, उसके बारे में समझेंगे। इसी में हमने समझा कि जो अक्ष होता है, अक्ष क्या होता है? अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है जिसके सहारे ये ग्लोब घूमता है, यानी पृथ्वी घूमती है, और इसकी दिशा क्या होती है? पृथ्वी की दिशा पश्चिम से पूरब की ओर होती है। ठीक है? अब इसी ग्लोब पर कुछ काल्पनिक रेखाएँ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि काल्पनिक रेखाओं का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अगर हम देखें इस तरीके से, ये हमारा ग्लोब है इस तरीके से, तो इस पे कुछ क्षैतिज और कुछ ऊर्ध्वाधर रेखाएँ होती हैं। ये क्षैतिज रेखाएँ यहाँ पर इस तरीके से, और ये सब काल्पनिक हैं। क्षैतिज हैं और काल्पनिक हैं। इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। अक्षांश रेखा कहते हैं। और ये शुरू होती है 0 से, यानी कि यहाँ पर 0 है ये, और इस 0 को बोलते हैं विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त बोलते हैं। अच्छा, वृत्त क्या है? वृत्त क्यों बोलते हैं? कि अगर आप ग्लोब देखेंगे, ऐसे ग्लोब देखेंगे यहाँ पर, तो ग्लोब में क्या होगा कि ये पूरी एक लाइन अगर यहाँ से शुरू करेंगे तो पूरा एक वृत्त बन जाएगा, सर्कल बन जाएगा। आपने गेंद को देखा होगा, तो गेंद पर अगर हम लाइन खींचना शुरू करते हैं तो वो लाइन किसमें कन्वर्ट हो जाती है? वो लाइन कन्वर्ट हो जाती है एक सर्कल में, वृत्त में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ पर जो बीच में लाइन है वो है विषुवत वृत्त। इसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। और ये विषुवत वृत्त क्या करता है? पूरे पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बाँटता है। ये पृथ्वी को पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बाँटता है। बराबर 2 भागों में बाँटता है। भागों में बाँटता है। और इसी को इंग्लिश में इक्वेटर बोलते हैं। मतलब कि ये उत्तर में और दक्षिण में बराबर 2 भागों में पृथ्वी को बाँटता है। ठीक है? तो यहाँ पर अक्षांश रेखा क्या है? यानी अक्षांश वृत्त भी बोल सकते हैं। अक्षांश वृत्त क्या है? कुछ काल्पनिक क्षैतिज रेखाएँ होती हैं, जो पृथ्वी पर क्षैतिज रूप से फैली होती हैं। ऐसे ही कुछ ऐसी रेखाएँ होती हैं जो ऊर्ध्वाधर होती हैं। यहाँ पर नॉर्थ पोल है, यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है। यहाँ पर कुछ ऐसी रेखाएँ हैं जो ऊर्ध्वाधर हैं, जैसे यहाँ पर ये। अब इसमें आप देखेंगे तो जो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, ये भी काल्पनिक रेखाएँ ही हैं। ये भी काल्पनिक रेखाएँ हैं। लेकिन आप अंतर इस बात का पाएँगे कि ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, ये जो ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, इनको देशांतर कहते हैं। इनको देशांतर कहते हैं। देशांतर वृत्त वृत्त तो नहीं बोलेंगे, इनको देशांतर अर्धवृत्त बोलते हैं, या हम आगे समझेंगे भी कि देशांतर अर्धवृत्त और अक्षांश वृत्त होगा। ठीक है? दोनों में अंतर समझिएगा क्या है? पहला अंतर तो ये हो गया, जो अक्षांश रेखाएँ हैं, अक्षांश वृत्त है, वो क्षैतिज रूप से होता है। और जो देशांतर है, वो एक तो एक देशांतर अर्धवृत्त होता है। ये अर्धवृत्त होता है। या इसको बोल सकते हैं कि जब 2 देशांतर मिलेंगे तो वृत्त बनता है। या हम ये भी बोल सकते हैं कि देशांतर रेखा है। अभी सिंपल ही समझते हैं, देशांतर रेखा है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अक्षांश में आप देखेंगे तो 2 अक्षांशों के बीच की दूरी बराबर होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि यहाँ पर 0 डिग्री है और इसके ऊपर जैसे हमने बनाया 1 डिग्री। अब मान लीजिए 1 डिग्री हो गया। फिर हमने बनाया 2 डिग्री यहाँ पर हो गया। तो ये जो डिस्टेंस है इनके बीच की, ये बराबर है। अब क्योंकि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी बराबर है, इसलिए इनको समानांतर कहते हैं। समानांतर अक्षांश भी कहते हैं। समानांतर अक्षांश या समानांतर वृत्त भी बोलते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो इसमें
कोई दो देशांतर समानांतर नहीं है। मतलब जैसे यहाँ पर देखिएगा ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पर कम डिस्टेंस है। तो एक अंतर तो मैंने बताया कि दोनों में एक क्षैतिज है, एक ऊर्ध्वाधर है। दूसरा अंतर ये है कि अक्षांश वृत्त जो होता है वो अक्षांश वृत्त समानांतर होता है या समांतर रेखा होती है, लेकिन देशांतर में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। देशांतर जैसे जैसे वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं वैसे वैसे उनके बीच की दूरी क्या होती है, कम होना शुरू होती है। तो इनको देशांतर को हम ये नहीं बोल सकते हैं कि ये समानांतर। तीसरी बात यहाँ पर यह समझने वाली है कि अक्षांश रेखाएं यानी अक्षांश वृत्त की जब बात करते हैं तो अक्षांश वृत्त जैसे जैसे भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण की ओर जाता है तो अक्षांश वृत्त का जो आकार है वो कम होता जाता है। यानी जो यहाँ पे इक्वेटर है, इक्वेटर का जितना ज्यादा एरिया होगा, जितना ज्यादा एरिया ये कवर करेगा, वृत्त जितना बड़ा होगा उतना बड़ा यहाँ पर ये वृत्त नहीं होगा, क्योंकि ये छोटा वृत्त होगा, क्योंकि ये विषुवत रेखा से हम ध्रुवों की ओर शिफ्ट हो रहे हैं इसलिए। ठीक है, अगली बात यहाँ पर ये आती है कि जो अक्षांश है, अक्षांश आप देखेंगे जितने भी अक्षांश हैं वो वृत्त है, लेकिन देशांतर वृत्त नहीं होता है, एक वृत्त नहीं होता। जैसे एग्जांपल में ये जो सामने लाइन है ये पूर्ण वृत्त नहीं है, अर्धवृत्त है। और जितने भी अक्षांश हैं, जितने भी देशांतर हैं, उनके अक्षांश बदलते ही, फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर 0 डिग्री है तो इसके बीच की दूरी दिखाई ज्यादा है, यहाँ पर इनके बीच की दूरी ज्यादा है, लेकिन जैसे जैसे आप ऊपर जाएंगे देखेंगे दूरी कम हो जाएगी। तो दो देशांतरों के बीच की जो मैक्सिमम दूरी है, अधिकतम दूरी है, वो कहाँ पर है, वो है भूमध्य रेखा पर। और दो देशांतरों के बीच में सबसे कम दूरी कहाँ पर है, वो है ध्रुवों पर। अगली बात यह है कि देशांतर वो होते हैं जो ध्रुवों को जोड़ते हैं, मतलब कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले जो रेखा है वो अक्षांश है। बात समझ में आ गई इतनी? तो हमने अभी अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज कर देते हैं कि ताकि आप इसको भूले ना। पहली बात मैंने बताया कि दोनों में समानता यह है कि दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। और अंतर इस बात का है कि अक्षांश जो होता है वो क्षैतिज होता है और देशांतर ऊर्ध्वाधर होता है। अक्षांश को समानांतर अक्षांश भी कहते हैं, क्योंकि दो अक्षांशों के बीच की जो दूरी है वो बराबर होती है। लेकिन देशांतर को समानांतर नहीं बोलेंगे, क्योंकि उसमें आप देखेंगे तो जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे दो देशांतर के बीच में दूरी कम होती चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से अगर मैं आपसे बोलूं कि अक्षांश रेखाओं में, अक्षांश वृत्त में सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त कौन सा है, तो सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त है जो है वो विषुवत वृत्त है। लेकिन सबसे छोटा कौन सा है, तो ध्रुवों पर जो वृत्त बनता है वो सबसे छोटा होगा। देशांतर के बीच में सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होगी, देशांतर के बीच में सबसे ज्यादा दूरी जो होगी वो विषुवत वृत्त पर होगी, यानी विषुवत रेखा पर होगी। सबसे कम दूरी कहां पर होगी, वो होगी ध्रुवों पर होगी। यहां तक की बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई है। अच्छा, अक्षांश में सब वृत्त बनता है, जितने भी अक्षांश है वो सब वृत्त बनते हैं, लेकिन देशांतर में कोई एक देशांतर पूर्ण वृत्त नहीं होता, वो अर्धवृत्त होता है। लेकिन जब दो देशांतर को मिलाएंगे तो उसको बोलते हैं पूर्ण वृत्त, यहाँ पर बोलते हैं। यहाँ तक की बात समझ में क्लियर है? तो इतनी बात हम लोगों ने समझ लिया। अब एक चीज समझते हैं, अक्षांश और रेखाओं का काम क्या है फंक्शन अक्षांश देशांतर रेखाओं का। देखिए, पहली बात तो ये है कि इन दोनों का जो काम है, इनका जो फंक्शन है वो क्या है, वो ये है कि किसी स्थान विशेष का सटीक पता लगाना। इनका जो काम है वो क्या है, किसी स्थान विशेष का सटीक पता लगाना, सटीक पता लगाना। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं कि मान लीजिए ग्लोब पर कोई यहाँ पर कोई जगह है, इस जगह ग्लोब है और यहाँ पे है। तो अगर केवल हमें अक्षांश पता होगा, पूरा केवल देशांतर पता होगा, तो हम एग्जैक्ट उस जगह की लोकेशन नहीं पता कर पाएंगे। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखिए गूगल मैप चलाते होंगे, तो गूगल मैप पे कभी कभी क्या होता है कि आप देखेंगे तो वहां पे लिख करके आ जाता है कितना अक्षांश उतना देशांतर, मतलब लैटिट्यूड कितना है और लॉन्गिट्यूड कितना है, ये सब चीज लिख के आ जाती है। तो अक्षांश और देशांतर दोनों का काम देखेंगे तो दोनों का काम है किसी स्थान विशेष का सटीक पता लगाना कि वो एक्चुअल में कहां पर है अर्थ पर। लेकिन एक बात समझनी यहां पर है कि केवल अक्षांश रेखाएं, इनसे हम समय का पता लगाते हैं, टाइम। और केवल देशांतर रेखा से हम डेट का पता लगाते हैं, तिथि। लेकिन
दोनों को मिला दें तो क्या होगा, वहां पर किसी स्थान विशेष का जानकारी होगी कहां पर कौन सा स्थान है। ठीक है, तो आइए देखते हैं थोड़ा सा अक्षांश के बारे में। इतनी हमने आपको बताई बातें, वो बात समझिए। यहाँ पर वही बात बोली गई कि विषुवत वृत्त क्या है। विषुवत वृत्त वो है जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको विषुवत वृत्त बोलते हैं। यहाँ पर ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। हम पृथ्वी भी बोल सकते हैं, ग्लोब भी बोल सकते हैं। ग्लोब पृथ्वी का 3D मॉडल है। और यहीं पर देखेंगे तो पृथ्वी का जब दो भागों में बांटती है तो पृथ्वी के दो आधे आधे गोले होते हैं, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि पृथ्वी का जो आकार है वो एग्जैक्टली गोला नहीं बट गोले जैसा है। तो पृथ्वी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है, एक तो उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं उत्तर के भाग को, दक्षिण को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। ठीक है, यानी कि अगर पृथ्वी देखेंगे यहाँ पर उस तरीके से, पृथ्वी अगर है यहाँ पे तो ये विषुवत रेखा, और इसके ऊपर इसको उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, इसको दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। अब एक बात समझने वाली यहाँ पर यह है कि यहाँ पर उत्तरी ध्रुव है नॉर्थ पोल, यहाँ पर दक्षिणी ध्रुव है साउथ पोल। ठीक है, जीरो से ऊपर जितने भी अक्षांश होंगे उनको सबको हम उत्तरी अक्षांश बोलेंगे, और जीरो से दक्षिण में जितने अक्षांश होंगे उनको सब क्या बोलेंगे, दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे। जैसे एग्जांपल में यहाँ पर एक लाइन है जिसकी वैल्यू है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, फिर यहाँ पर 66.5 66.5, यहाँ पर 23.5, यहाँ पर भी 23.5 है, और यहाँ पर भी 66.5 66। यहाँ पर एक बात आप देख पा रहे होंगे कि 33.5 दो है, एक जीरो से ऊपर है, जीरो से नीचे है। 66.5 भी दो है, एक जीरो से ऊपर है, जीरो से नीचे है। तो जो 23.5 जीरो से ऊपर होगा उसमें हम उत्तर लिखेंगे, नॉर्थ लिखेंगे, और जो जीरो से नीचे होगा उसमें हम साउथ लिखेंगे। यहाँ पर भी नॉर्थ लिखेंगे, यहाँ पर भी साउथ लिखेंगे। हमने लिख दिया पहले साउथ, यहाँ पे भी साउथ लिखेंगे। और इस तरीके से जो पोल पे होगा वहां पर भी नॉर्थ होगा और यहाँ पर भी साउथ होगा। तो कहने का मतलब इतना सा निकलता है कि जीरो अक्षांश रेखा, यानी अक्षांश रेखा बोल सकते हैं, विषुवत बोल सकते हैं, उससे ऊपर जितने भी अक्षांश होंगे उसमें हम नॉर्थ लिखेंगे, और जीरो से नीचे जितने भी होंगे उसमें क्या लिखेंगे, साउथ लिखेंगे। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात समझिएगा, केवल विषुवत वृत्त ही ऐसा है, इक्वेटर, विषुवत वृत्त ही ऐसा है जो अर्थ को बराबर दो भागों में बांटता है, बराबर दो भागों में बांटता है। बाकी नहीं, बाकी जैसे 23.5 23.5 डिग्री बांटता है पृथ्वी को दो भागों में, लेकिन बराबर नहीं बांटता। अगर आप देखेंगे तो उत्तर का पार्ट छोटा होगा, दक्षिण का पार्ट ज्यादा होगा। ठीक है, तो इतनी बात यहाँ पर समझ लिया हमने, यही सारी बात लिखी है। हमने आपको बता भी दिया कि क्यों इसको समांतर रेखा, अक्षांश रेखाएं क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये इक्वेटर से लेकर के, विषुवत रेखा से लेकर के, यहाँ से लेकर के ऊपर तक हर जगह बराबर दूरी पर, इसलिए इनको समांतर अक्षांश भी यहाँ पर कहते हैं। ठीक है, दूसरी बात, अक्षांश रेखा, ओ सॉरी एक चीज गलत हो गई इसमें, हमने एक गलती कर दी यहाँ पे, समझ लीजिएगा कि अक्षांश रेखाओं का काम समय बताना नहीं होता है, सॉरी माफ करिएगा। अक्षांश और देशांतर रेखाओं का काम समय बताना होता है, पहली चीज। दूसरी चीज है किसी स्थान विशेष का सटीक जानकारी का पता लगाना। ठीक है, लेकिन अक्षांश रेखाओं का जो काम है वो क्या है, ताप कटिबंध डिसाइड करना, कटिबंध निर्धारित करना, निर्धारण है। जोन्स का, टेम्परेचर जोन का निर्धारण कौन करता है, तो अक्षांश रेखा करती है। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, पहले थोड़ा सा गलत हो गया था वहां पे। अक्षांश रेखाओं का काम ताप कटिबंध मतलब कि टेम्परेचर जोन डिसाइड करना है। देशांतर रेखाओं का एक काम तो होता है किसी स्थान विशेष का सटीक जानकारी। दोनों का काम, अक्षांश देशांतर का सटीक जो एक साथ काम होता है वो किसी स्थान विशेष का सटीक पता लगाना। दूसरा देशांतर का जो काम होता है वो समय तिथि का निर्धारण होता है। हम देखेंगे भी कैसे। ठीक है, यहाँ पर तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली। तो इसमें अगर आप देखेंगे कि यहाँ पर ये जो लाइन है, कर्क रेखा, विषुवत रेखा, मकर रेखा, दक्षिणी विषुवत रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा, दक्षिणी ध्रुव रेखा, उत्तरी ध्रुव रेखा, इसको आर्कटिक अंटार्कटिक
रेखा भी कहते हैं यहाँ पर। कि ये क्या है, अगर आप ध्यान से देखेंगे इसमें, तो ये जो बीच का एरिया है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको इस जगह, कि यहाँ पर अगर हम माने तो अक्षांश रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो हैं, इसमें एक तो आती है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा के उत्तर में अगर आप देखेंगे तो मिल जाएगी कर्क रेखा। विषुवत रेखा के दक्षिण में देखेंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और कर्क रेखा के दक्षिण में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे तो आर्कटिक वृत्त बोलते हैं उसको, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं, और यहाँ पर अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं इसको। इसके साथ साथ में आर्कटिक वृत्त के ऊपर देखेंगे तो उत्तरी ध्रुव देखने को मिलेगा, नॉर्दर्न पोल, और अंटार्कटिक के दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको दक्षिण ध्रुव, इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक प्रमुख अक्षांश रेखा है। अब इनमें अगर देखें इनके बीच में, तो इसकी वैल्यू है 23.5 नॉर्थ, इसकी वैल्यू है 23.5 साउथ, और इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है यहाँ पर। ठीक है, इसकी वैल्यू 66.5 नॉर्थ, इसकी वैल्यू 66.5 साउथ, इसकी वैल्यू 90 नॉर्थ, और इसकी वैल्यू है 90 साउथ। ठीक, इसके बीच का जो एरिया है ये, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध इसको बोलते हैं। इसके इसके बीच का जो एरिया है उसको बोलते हैं शीतोष्ण, शीतोष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध यहाँ पर। और इसके बाद यहाँ का जो एरिया है उसको बोलते हैं शीत कटिबंध, इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, इसको बोलेंगे शीत कटिबंध। ठीक है, अब इसको उष्ण कटिबंध बोलते हैं, ट्रॉपिकल बोलते हैं, टोरिड भी बोलते हैं, इसको ट्रॉपिकल बोलते हैं या टॉरिड बोलते हैं जोन, इसको टेम्परेट जोन बोलते हैं, इसको फ्रिजिड जोन बोलते हैं, फ्रिजिड जोन बोलते हैं। सेम चीज यहां पर भी, यहां पर भी इसको बोलते हैं पर। ठीक है, इसको टेम्परेट बोलते हैं, इसको फ्रिजिड बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पर क्या है कि जो उष्ण कटिबंध है, नाम क्या है उष्ण कटिबंध, मतलब यहाँ पर टेम्परेचर ज्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज्यादा यहाँ पर क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश है वो ज्यादा मिलता है, प्रकाश ज्यादा होता है, और यहाँ पर सूर्य का प्रकाश क्या होता है, कम। सूर्य का प्रकाश कैसा होता है, कम। क्योंकि सूर्य का प्रकाश ज्यादा है तो तापमान भी ज्यादा होगा, और तापमान जब ज्यादा होगा तो वहां पर गर्मी होगी, और यहाँ पर तापमान क्या होगा, कम होगा, गर्मी कम होगी। ऐसा क्यों होता है, तो यहाँ पर जो फिगर दिया गया है एक, वो आप समझ में आ रहा होगा कि जब सन की लाइट, सूर्य का प्रकाश जहां पर सीधा पड़ता है, परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर पड़ता है, या तिरछा पर कम होता है, तो ऊर्जा ज्यादा होती है, और जहां पर सूर्य का प्रकाश तिरछा पड़ता है वहां पर ऊर्जा कम होती है, तापमान भी कम होता है। तो अगर आप देखें ये ग्लोब है, यहाँ पर अगर सनलाइट मान लें, यहाँ पर सनलाइट यहाँ सन है, यहाँ से लाइट आती है, तो यहाँ पर ज्यादा एनर्जी होगी कंपेयर टू यहाँ पर, क्योंकि ध्रुवों के पास
अगर देखेंगे तो एनर्जी कम पहुँचती है, ऊर्जा कम पहुँचती है, तो वहाँ पे तापमान भी कम होता है। इसलिए जो उष्णकटिबंध है, उस उष्णकटिबंध में ज़्यादा ऊर्जा होती है कंपेयर टू शीतोष्णकटिबंध और शीतकटिबंध। शीतोष्णकटिबंध में तापमान मध्यम रहता है क्योंकि यहाँ पर उष्णकटिबंध से कम तापमान होता है और अगर देखेंगे यहाँ पर तो शीतकटिबंध से ज़्यादा तापमान होता है। ठीक है? तो इस तरीके से हम लोगों ने कटिबंध के बारे में भी देख लिया और कटिबंध के साथ-साथ में हमने देख लिया कौन-कौन सी रेखाएँ हैं, कौन-कौन सी अक्षांश है यहाँ पर। यहाँ तक की बात हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं देशांतर में। देखिए, देशांतर मैंने पहले आपको बता दिया देशांतर क्या है? देशांतर ऐसी काल्पनिक रेखाएँ हैं जो दोनों ध्रुवों को जोड़ती हैं, इनको देशांतर बोलते हैं। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर एक देशांतर है ये, आपको दिखाई दे रही होगी देशांतर, 0 बोलते हैं इसको। ये जो 0 देशांतर है, इसी 0 देशांतर को अच्छा देशांतर क्या है तो मैंने बताया कि काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक ऊर्ध्वाधर रेखा है। ऊर्ध्वाधर रेखाएँ हैं, जो क्या करती है, दोनों अक्षांशों को जोड़ती है। सॉरी, दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ती है। ध्रुवों को जोड़ती है। और इसमें क्या हुआ कि जो मुख्य यानी कि मेन देशांतर मानी गई, वो कौन-सी थी? वो थी 0 डिग्री और ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से निकलती है। लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ब्रिटिश राजकीय वेधशाला है, वहाँ से ये गुजरती है। इसके पूरब और पश्चिम 0 से पूरब जितने भी देशांतर हैं, उसको पूर्वी देशांतर बोलते हैं। इसके पश्चिमी जितने देशांतर हैं, उसको पश्चिमी देशांतर बोलते हैं। ठीक है? और ये जितने भी देशांतर हैं, वो सब अर्धवृत्त होते हैं। हमने आपको इसको पहले इसके बारे में डिस्क्राइब कर दिया सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ हमने बताया कि जब-जब अ, देशांतर में आप विषुवत रेखा के ध्रुवों की ओर बढ़ेंगे, वैसे-वैसे दोनों देश 2 देशांतर के बीच में डिस्टेंस क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी और दोनों पर पहुँचने पर वो शून्य हो जाएगी। ठीक है? तो इस तरीके से देखा हमने कि 0 डिग्री जिसको यहाँ पर जीएमटी भी बोलते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं, मेरिडियन भी बोलते हैं इसको हम, प्राइम मेरिडियन भी बोलते हैं इसको। तो इस तरीके से लाइन खींची जाती है। इसके विपरीत एक और देशांतर होता है जिसको इंटरनेशनल डेडलाइन बोलते हैं, आईडीएल बोलते हैं, डेडलाइन बोलते हैं और ये 0 के जस्ट अपोजिट होते हैं, 0 के बिल्कुल पश्चिम होती है। इसी को 180 डिग्री पश्चिम और 180 डिग्री पूरब देशांतर कहते हैं। राइट? ठीक है? तो यहाँ पर एक बात समझिएगा, एग्जाम्पल दिया है, अगर एग्जाम्पल देखेंगे इसमें तो स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा इसमें कि एक महासागर, प्रशांत महासागर में एक टोंगा द्वीप है और हिंद महासागर में मॉरिशस द्वीप है। टोंगा द्वीप है और मॉरिशस द्वीप है। टोंगा प्रशांत में है और मॉरिशस हिंद महासागर में है। अब यहाँ पर एक बात कहता है कि भाई यहाँ पर एक बात बोलता है कि जो अक्षांशी इसका वैल्यू है वो 20 डिग्री दक्षिण है। लेकिन फिर भी देखेंगे कि लोकेशन सेम नहीं है, वो प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में। तो इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि किसी स्थान की सटीक जानकारी पता करने के लिए दोनों का होना जरूरी है, अक्षांश और देशांतर साथ में। ठीक है? तो यहाँ पर हमने इसकी बात कर ली और पूरब और पश्चिम किससे डिसाइड होता है? वो देशांतर रेखा से 0 से डिसाइड होता है, पहली चीज़। और 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिम दोनों देशांतर रेखाएँ सेम होती हैं। ठीक है? और ये जब दोनों मिलता है मतलब अक्षांश रेखाएँ दोनों एक-दूसरे को जब काटती है पूरे पृथ्वी पर, पूरे ग्लोब पर, उसको ग्रिड बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे? ग्रिड। ग्रिड क्या होता है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं से बना हुआ एक जाल जिसको ग्रिड बोलते हैं। ठीक है? तो इस तरीके से आप देख लेंगे यहाँ पर कि ये जो मैप दिखाई दे रहा है इसमें आपको, ये ग्रीनविच लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू 0 है, इसकी वैल्यू 0 है और ये लंदन के ग्रीनविच वेधशाला से निकलती है। इसके पूर्व में जितने देशांतर हैं उनको पूर्वी देशांतर बोलेंगे, इनके इसके पश्चिम में जितने देशांतर उसको पश्चिमी देशांतर यहाँ पर बोलेंगे। ठीक है? अब एक बात होती है कि देशांतर से समय कैसे हम मेजर करते हैं कि समय कैसे पता चलेगा कितना समय कहाँ पर होगा। फॉर एग्जांपल कि इंडिया में अभी लगभग 12 बजा है, तो फिर इंग्लैंड में कितना बजा होगा, ब्रिटेन में और क्या नाम उसका यूएसए में कितना बजा होगा या पाकिस्तान में कितना टाइम होगा, तो हम उसको कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे मेजर करते हैं वहाँ पे। तो देखिए एक समय होता है, इसको बोलते हैं स्थानीय समय बोलते हैं, लोकल टाइम बोलते हैं।
लोकल टाइम वो टाइम होता है जो सूर्य की परछाई से डिसाइड किया जाता है। लोकल टाइम कौन सा टाइम होता है? लोकल टाइम वो होता है जो सूर्य की परछाई डिसाइड किया जाता है। अब सूर्य की परछाई जो होती है वो अलग-अलग जगह पर अलग-अलग पड़ती है। जैसे एग्ज़ाम्पल में इंडिया में ही देख लीजिए। तो अगर इंडिया का मैप इसमें होगा, अगर देखेंगे आप, तो क्योंकि अर्थ पश्चिम से पूरब घूमती है, एंटी क्लॉकवाइज़ घूमती है, तो सबसे पहले जो सूर्य की किरण है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश में पड़ती है यहाँ पर। इस जगह पर सूर्य की किरण यहाँ पर पड़ती है अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे बाद में कहाँ पड़ेगी? यहाँ पर। तो अरुणाचल के लिए लोकल टाइम अलग होगा और गुजरात के लिए लोकल टाइम अलग होगा। तो इससे प्रॉब्लम ये आती है, उससे प्रॉब्लम ये आती है कि भाई इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो भी चीज़ें हैं, जो भी काम हो रहे हैं, वो कैसे हो पाएँगे? फॉर एग्ज़ाम्पल कि जो रेलवे की टाइम टेबल बनाना है, वो कैसे बन पाएगा? बहुत ज़्यादा वैरी करेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिब्रूगढ़ यानी असम में जो चीज़ है और द्वारका जो गुजरात में है, उसके दोनों के बीच में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। तो अंतर हो जाएगा तो फिर ऑफ़िशियल काम नहीं हो पाएँगे। इसलिए अंतर ना हो, इसलिए एक स्टैंडर्ड लाइन बनाई जाती है जिसको मानक समय रेखा कहते हैं। और भारतीय मानक समय रेखा की वैल्यू जो है, वो वैल्यू कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। भारतीय मानक समय रेखा की वैल्यू कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा। अब यहाँ पर एक काम ये हो सकता है कि 82.5 डिग्री जो रेखा है, वो भारत के किन-किन राज्यों से होकर गुजरती है। ये अब मैप वर्क हो जाएगा। तो एक बार देखिएगा, हम जब एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ पे कवर कर लेंगे पूरा क्वेश्चन कि किस राज्य से, किन राज्यों से ये जो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, निकलती है। ठीक है? तो भारत का जो मानक समय रेखा है, यानी उसको आईएसटी बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइमलाइन बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा इसकी वैल्यू है। ठीक है? अब यहाँ पर नीचे एक सवाल दिया गया है। सवाल ये है कि कबीर भोपाल के निकट एक छोटे नगर में रहता है और वो कहता है कि लंदन में ना 2 बजे मैच शुरू हुआ था। अपराह्न मतलब दोपहर 2 बजे मैच शुरू हुआ था। तो भारत के समय अनुसार कितना होगा? तो भारत के समय अनुसार साढ़े 7 बजे होंगे। तो इसमें क्या होगा कि लंदन में 2 बजे है दोपहर का, बाद में शाम को साढ़े 7 बजे है, तो डिफरेंस कैसे है? यही जो टाइम है, कैसे निकलता है उसकी बात करते हैं। तो उसको सीखते हैं अभी कैसे निकलेगा टाइम। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत ग्रीनविच के पूर्व में है और उसी वजह से साढ़े 5 घंटे भारत का समय आगे है। ये कैसे होता है इसको हम लोग अभी यहाँ पर समझते हैं। ठीक, एक बात और बोली जाती है कि रूस में 11 मानक समय है और सबसे ज़्यादा यहाँ पर मानक समय है। अब पृथ्वी को 24 समय क्षेत्र में डिवाइड किया गया जो कि 15-15 डिग्री के देशांतर तक 15-15 डिग्री देशांतर पर है। जैसे एक बात और समझिएगा यहाँ पर, ये इसको अर्थ मान लें अगर, ये अर्थ हो जाएगी और ये अपने एक्सिस पर 24 घंटे में एक चक्कर पूरा करती है। पश्चिम से पूर्व घूम करके एक चक्कर पूरा करती है। तो 24 आवर्स में लगभग 360 डिग्री घूम जाती है। तो ये इसका अगर एक्सिस है यहाँ पर, अगर ये एक्सिस है, तो अर्थ यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज घूम रही होगी। ठीक? और एक चक्कर जिसको हम बोलते हैं घूर्णन गति बोलते हैं, वो 360 डिग्री 24 घंटे में हो जाती है। तो हम ये कह सकते हैं 24 घंटे में, 24 आवर्स में, 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है पृथ्वी। तो 1 घंटे में कितना घूम जाएगी? 15 डिग्री घूम जाएगी। ठीक है? और यहाँ पर अगर देखें तो 15 डिग्री घूमती है 1 घंटे में, यानी कि 60 मिनट में। तो 1 डिग्री कितने मिनट में घूम जाएगी? वो घूम जाएगी 4 मिनट में, कि 60/15 कितना हो जाएगा? 4 मिनट में। 4 मिनट में। ठीक है? यानी पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है और 1 डिग्री कितने मतलब 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है और 15 60 मिनट में 15 डिग्री घूमती है। ये चीज़ हम लोगों ने समझ लिया यहाँ पे। ठीक है? तो इसमें क्या है कि जब आप ग्रीनविच रेखा की बात करेंगे, मतलब जीरो रेखा की बात करेंगे, तो जीरो रेखा में यानी कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पर ग्रीनविच रेखा ये है, जो हमने बताई यहाँ पे बनाई थी अभी। ये लाइन, ये ग्रीनविच रेखा है। इससे ये इसकी वैल्यू 0 है। इसमें समझिएगा।
इसकी वैल्यू 0 है। इससे अगर आप पूरब में 15 डिग्री जाएंगे तो 1 घंटा जुड़ जाएगा, और इससे अगर पश्चिम में वेस्ट में जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर देखेंगे तो हम अगर इसके आगे फिर बढ़ेंगे, मतलब 0 से 15 हो गया, फिर 30 हो गया, 15 हो गया, फिर 30 हो गया, 30 पे जाएंगे तो भी 1 घंटा बढ़ जाएगा, फिर 30 से 45 पे जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा, 45 से 60 पे जाएंगे तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। वैसे ही पश्चिम में जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा, 45 पे जाएंगे, 45 पे जाएंगे 1 घंटा कम हो जाएगा, 60 पे जाएंगे तो 1 घंटा कम हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम 0 से आगे बढ़ रहे हैं, मतलब पूर्व में जा रहे हैं, समय जुड़ रहा है, पूर्व से पश्चिम में जा रहे हैं तो समय घट रहा है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि ग्रीनविच से पूर्व में, ये ग्रीनविच है, इससे पूर्व जाएंगे तो समय जुड़ेगा, और इससे पश्चिम में जाकर समय क्या होगा, घटेगा। तो इस तरीके से अगर देखें तो इंडिया का जो देशांतर है, मानक समय है, वो कितना है, 82.5, 82.5 है, पूरब में है। तो अगर 15-15 का मल्टीपल में देखें, तो 15-15 के मल्टीपल में देखना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90। पंद्रह, 30, 45, 60, 75 और फिर 90, यहाँ पर 90 आएगा। तो इस तरीके से देखें, हमें तो यहाँ पर चेक करना है यहाँ पे कितना टाइम होगा। तो 0 से जब 75 तक आएंगे तो कितने घंटे का डिफरेंस आएगा, पूरे पूरे 5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5। अब क्योंकि हम पूरब में जा रहे हैं तो माइनस नहीं होगा, प्लस होगा, तो 5 घंटे ये हो गए, 5 घंटे हो गए प्लस। अब हम अगर 75 से 90 पे जाएंगे तब तो 1 घंटा बढ़ जाएगा। हमें 95 पे नहीं जाना, हमें 75 भी नहीं रहना, हमें कहाँ रहना है, 82.5 पे रहना है। तो अगर देखें तो 75 में 75 में कितना जोड़ेंगे, 82.5 हो जाए, तो हम जोड़ेंगे 7.5 जोड़ेंगे। तो हमने अभी बताया था आपको कि अगर 15 डिग्री हम बढ़ते हैं तो 1 घंटा लगता है, यानी कि 1 घंटे में 15 डिग्री टाइम, 15 डिग्री होता है, तो आधे घंटे में कितना होगा, 7.5 डिग्री होगा। ये हम जानते हैं इसके बारे में, 7.5 डिग्री। तो अगर 75 में 7.5 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 82.5 हो जाएगा। यानी हम 1 घंटा नहीं जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे, आधे घंटे और जोड़ देंगे इसमें। तो भारत का जो समय है वो 0 से 5.5 घंटे आगे है। हमारे ख्याल से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि कबीर वाला जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो उसमें हम क्या समझते हैं कि इंग्लैंड में अगर 2 बजा है तो भारत में कितना बजा होगा, तो हमारे यहाँ का टाइम 5.5 घंटे आगे होगा। तो 2 बजे अगर है तो 5.5 घंटे का जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7.5 बज जाएगा। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होंगे हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस में। फिलहाल ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इस चैप्टर में इतना ही है। तो सबसे पहले हम लोगों ने ग्लोब देखा, ग्लोब क्या होता है, उसके बाद में हमने देखा अक्षांश क्या है, फिर देशांतर क्या है, अक्ष क्या है, विषुववृत्त क्या है, और कितने कटिबंध होते हैं, फिर देशांतर के बारे में देखा। ये सारी बातें हम लोगों ने देख ली, और इस चैप्टर में इतना ही है। बाकी इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यू होंगे, उनको हम लोग करेंगे, और फिर अगला चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें अगला चैप्टर हमारा है पृथ्वी की गतियाँ, उसको पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा वो पृथ्वी की गतियाँ होगा। कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।